हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में, आपका अपना चैनल चैताली टीच में। आज हम देखने जा रहे हैं जीव प्रक्रम, जो क्लास 10th का लेसन है साइंस सब्जेक्ट का। उसके नोट्स मैं आपको दे रही हूँ, जिनको कि आप 1 या 2 बार रीडिंग करेंगे और आपका सारा चैप्टर कंप्लीट हो तो बच्चों, जाएगा। वह सभी वस्तुएं सजीव वस्तुएं कहलाती हैं जिसमें पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि जैसी क्रियाएं होती है। और जैसे जंतु और पौधे, ये दोनों क्या करते हैं? इन दोनों में सारी क्रियाएं होती, सिर्फ पौधों में चलने वाली क्रिया नहीं होती। निर्जीव वस्तुएं वे सभी वस्तुएं निर्जीव कहलाती हैं जिनमें जीवन के कोई भी आवश्यक कार्य संपन्न नहीं होते, जैसे चट्टान, मिट्टी, लकड़ी, धातुएं आदि। ये हमारा जो फर्नीचर वगैरह सारी चीजें किस में आती है? निर्जीव वस्तुओं में आती है। बच्चों, अब हम सजीव और निर्जीव में अंतर देखें तो सजीव पोषण करते हैं, निर्जीव पोषण नहीं करते। निर्जीव इनमें श्वसन नहीं होता, जनन नहीं होता, और सजीव में श्वसन और जनन दोनों क्रियाएं होती है। निर्जीव में वृद्धि नहीं होती, सजीव में वृद्धि होती है। निर्जीव स्थान परिवर्तन नहीं करते, लेकिन सजीव स्थान परिवर्तन करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि निर्जीव जो है एक ही स्थान पर पड़े रहते हैं, इधर उधर कहीं उनमें मूविंग नहीं होता, तो वही लक्षण इसमें पाया जाता है। बच्चों, जो विषाणु है वो सजीव और निर्जीव दोनों के बीच की एक कड़ी है। जब विषाणु सजीव की कोशिका को संक्रमित करता है तो सजीव हो जाता है, अन्यथा वो निर्जीव अवस्था में रहता है। बच्चों, हम जीव प्रक्रम की बात करें तो वो सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से, यानी कि सब मिला जुला जो उनका कार्य होता है, वो जीव प्रक्रम कहलाता है। और जो जीव, जैसे हम लोग हमारे रक्षा के लिए, अनुरक्षण के लिए जो कार्य हमारा शरीर करता है, वो जीव प्रक्रम कहलाता है। जीव प्रक्रम में वो सारी क्रियाएं सम्मिलित हैं, जैसे पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन। अब पोषण, भोजन ग्रहण करने, पचे भोजन का अवशोषण और शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग पोषण कहलाता है। पोषण के प्रकार, पोषण बहुत प्रकार का होता है, जैसे कि हम पोषण के आधार पर जीवों को 2 समूह में बांट सकते हैं, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। अब इन दोनों जो पोषण है, इनके 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार मृतजीवी पोषण, जैसे कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। परजीवी पोषण, जैसे गोलकृमि, मलेरिया परजीवी। और प्राणी संपोषण, जैसे अमीबा, मेंढक और मनुष्य। अब हम स्वपोषी की बात करें तो स्वपोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण से उपस्थित सरल अजैव पदार्थ, मतलब कि जिनमें जीव ना हो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, पानी, सूर्य का प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाता है, वह स्वपोषी कहलाता है। उदाहरण के लिए हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। स्वपोषी पोषण हरे पौधों में तथा कुछ जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, उनमें होता है। बच्चों, स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पूरी होती है ना, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है, यह हम समझें तो यह वह प्रक्रम है, यानी वो सिस्टम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए गए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देते हैं। अब बाहर से कौन से पदार्थ लिए जाते हैं? तो बाहर से लिया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी यानी जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सनलाइट यानी सूर्य प्रकाश की उपस्थिति तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट्स में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। जैसे पौधों के जो हम फल खाते हैं, वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स का एक रूप है। बच्चों, हम प्रकाश संश्लेषण की समीकरण देखें तो उसमें 6CO2 + 12H2O, क्लोरोफिल सूर्य प्रकाश की उपस्थिति और उसके बाद ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन रिमूव होता है और पानी निकलता है। तो ये उसकी समीकरण है। बच्चों, आइए जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें क्या क्या आवश्यक कच्ची सामग्री लगती है। जैसे कि मम्मी हमारे घर में खाना बनाती है और उन्हें क्या क्या सामग्री लगती है, उसी प्रकार से जब पौधे भोजन बनाते हैं तो उन्हें क्या क्या सामान लगता है, हम इससे भी जानें। तो सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और स्थलीय पौधों से वायुमंडल से प्राप्त करते हैं, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। पानी, स्थलीय पौधे जड़ों के द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या क्या घटनाएं होती है? तो क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना,
क्लोरोफिल क्या करता है? जो सूर्य प्रकाश से ऊर्जा मिलती है उसे अवशोषित करने का काम करता है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करने का काम, तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। मतलब अपघटन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का टूटना अपघटन कहलाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होना, ये सारी घटनाएं होती हैं। बच्चों, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? तो पत्तियों की कोशिकाओं में जो हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं, ये हरे बिंदु कोशिकांग हैं जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इसमें क्लोरोफिल होता है। रंध्र, पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र दिखाई देते हैं उन्हें रंध्र कहते हैं। रंध्र के प्रमुख कार्य प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल वाष्प के रूप में रंध्र द्वारा निकल जाता है। रंध्र की संरचना और कार्य। तो रंध्र जो है पत्तियों की सतह पर मौजूद होते हैं। चारों ओर से दो कोशिकाओं को घेरे होते हैं जिन्हें द्वार कोशिका कहते हैं। कोशिकाएं रंध्रों की तुलना में या बंद होना, खुलने या बंद होने के लिए उत्तरदायी होती है। जब द्वार कोशिकाओं में जल अंदर जाता है तो फूल जाती है, जिससे छिद्र खुल जाता है। जब द्वार कोशिका के अंदर कोशिकाएं सिकुड़ती हैं तो द्वार बंद हो जाते हैं। रंध्र से पर्याप्त मात्रा में जल की हानि होती है। जब द्वार कोशिकाओं में जल अंदर जाता है तब यह फूल जाती है, जिससे छिद्र खुल जाता है। जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती हैं तब यह छिद्र बंद हो जाता है। तो पर्याप्त मात्रा में जल की हानि होती है। बच्चों, हम आगे पढ़ेंगे विषम पोषी पोषण। विषम पोषी पोषण वह पोषण की विधि है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहता है। उदाहरण के लिए मानव और अन्य जीव। तो मानव जो है वो कभी अपना भोजन नहीं बनाता, वो हमेशा दूसरों पर ही, मतलब कि पेड़ पौधों पर या जीव जंतुओं पर निर्भर होता है। अब विषम पोषी पोषण के प्रकार। तो विषम पोषी पोषण के निम्नलिखित प्रकार हैं: प्राणी संपोषण, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण। हम सबसे पहला पोषण देखें, प्राणी संपोषण। इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करता है तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। उदाहरण के लिए अमीबा और मानव, है ना। जितने भी छोटे से छोटा जीव कौन सा है? अमीबा है। और जो बुद्धिजीवी जो जीव है वो कौन है? मानव है। तो इनमें कौन सा होता है? प्राणी संपोषण होता है। मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण अपना भोजन जीवों के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। उदाहरण फफूंदी, कवक, है ना। ये सारी चीजें आपने देख रखी होगी। फफूंद जो कि ब्रेड पर लगती है, और कवक वो भी हमको दिखाई देता है हर जगह, जहाँ पर कि जैसे हमने देखा कि बारिश के टाइम में जहाँ नमी वाले स्थानों पर कवक पाया जाता है। परजीवी पोषण। परजीवी पोषण अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए जोंक, जूं, अमरबेल, फीताकृमि, ये सारे क्या हैं? परजीवी पोषण के उदाहरण हैं। बच्चों, अब हम देखें जीव अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं। एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव अपना भोजन संपूर्ण सतह से ले सकते हैं। अमीबा और पैरामीशियम। अमीबा एक कोशिकीय अनिश्चित आकार का प्राणी संपोषी जीव है जिनमें कुटपाद के द्वारा भोजन ग्रहण करता है। अमीबा के भोजन शैवाल के छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया, डाइटम्स, अन्य जीव एवं मृत कार्बनिक पदार्थ होते हैं। अमीबा में पोषण। अमीबा में पोषण 3 चरणों में पूर्ण होता है। अंतःग्रहण। अमीबा कोशिकीय सतह से उंगली जैसी अस्थायी प्रवर्ध बनाता है और उन्हीं की मदद से भोजन ग्रहण करता है। यह प्रवर्ध भोजन के कणों को घेर लेते हैं तथा संगलित होकर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। पाचन। खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है और वे कोशिका द्रव में विसरित हो जाते हैं। बहिष्करण बचा हुआ अपच पदार्थ कोशिका की सतह की ओर गति करता है तथा शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। इसके पश्चात है पैरामीशियम। पैरामीशियम में एक कोशिकीय जीव है। इसकी कोशिका का एक निश्चित आकार होता है तथा भोजन और एक विशिष्ट स्थान से ग्रहण किया जाता है। भोजन पाकशाप गति के द्वारा पहुंचता है। बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव में पोषण के लिए विभिन्न प्रकार के अंग तथा अंग तंत्र होते हैं। जैसे मानव। मनुष्य में पोषण
के विभिन्न चरण होते हैं। मुख गुहा, आमाशय, क्षुद्रांत, छोटी आंत, वृद्धांत, बड़ी आंत से नीचे मलद्वार में निकलता है। सबसे पहले बात करें मुख गुहा की, तो भोजन को मुख गुहा में दांतों के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है और लार ग्रंथि से निकलने वाला लार भोजन को लसलसा बनाता है। पेशी जिह्वा द्वारा मिलाया जाता है, जिससे भोजन आसानी से आहार नाल में क्रमानुकुच गति के द्वारा गमन करता है। लार में एक एंजाइम होता है जिसे लार एमिलेस या टाइलिन कहते हैं। यह मंड को शर्करा में खंडित करता है। क्योंकि मनुष्य मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, पेरोटिड ग्रंथि, सब मेडुलर लार ग्रंथि, सब लिंगुअल लार ग्रंथि। आमाशय, मुंह से आमाशय तक भोजन ग्रसिका या इसोफेगस के द्वारा क्रमानुकुंचित गति के द्वारा जाता है। आमाशय की पेशियां भित्ति भोजन को अन्य पाचक रसों के साथ मिश्रित करने में सहायता करती है। आमाशय के भित्ति में ऊपर उपस्थित जठर ग्रंथि को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन तथा श्लेमा से स्रावण करती है। जठर रसों या पाचक एंजाइम के कार्य। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यह एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो निष्क्रिय पेप्सिनोन को सक्रिय पेप्सिन में बदलने का काम करता है तथा HCl जीवाणुनाशक की तरह काम करता है। भोजन में आने वाले बैक्टीरिया को नष्ट करता है। बच्चों, सभी जानते हैं कि पेट में हमारे HCl होता है। और पेप्सिन एंजाइम, पेप्सिन प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है। श्लेष्मा या म्यूकस आमाशय की दीवार तथा जठर ग्रंथियों को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा एंजाइम पेप्सिन से सुरक्षित रखता है। नोट, मनुष्य के आमाशय में प्रतिदिन 3 लीटर जठर रस का स्त्रावण होता है। आमाशय में प्रोटीन के साथ साथ वसा का आंशिक पाचन होता है। एंजाइम गैस्ट्रिक लाइपेज के द्वारा होता है। छोटी आंत, आमाशय से भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है। यह अवरोधिनी पेशी के द्वारा नियंत्रित होती है। यहाँ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पूर्ण पाचन स्थल होता है। यहाँ आमाशय से आने वाले भोजन को अम्लीय होता है, जिसको अग्नाशयिक एंजाइम की क्रिया के लिए क्षारीय माध्यम यकृत से स्रावित पित्त रस द्वारा किया जाता है। वसा आंत में बड़ी गोलिकाओं के रूप में होती है, जिस पर एंजाइम का कार्य मुश्किल होता है। एंजाइम क्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए पित्त लवण तथा छोटी गोलिकाओं को खंडित कर देता है, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। इस क्रिया को इमल्सीकरण कहते हैं। अग्नाशयिक रस का कार्य, अग्नाशयिक रस का स्त्रावण करता है, जिसमें प्रोटीन का पाचन के लिए ट्रिप्सिन नामक एंजाइम तथा इमल्सीकृत वसा का पाचन के लिए लाइपेज एंजाइम होता है। आंत रस का कार्य, क्षुद्रांत ग्रंथियों द्वारा आंत रस स्त्रावित होता है, जिसमें उपस्थित एंजाइम अंत में प्रोटीन को अमीनो अम्ल, जटिल कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज तथा वसा को अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। क्षुद्रांत, छोटी आंत की संरचना, पचित भोजन को आंत की भित्ति अवशोषित कर लेती है। क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर अनेक अंगुली जैसे प्रवर्ध पाए जाते हैं, जिन्हें विल्ली कहते हैं, जिन्हें दीर्घरोम भी कहा जाता है। ये अवशोषण का सहित सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। दीर्घरोम में रुधिर वाहिकाओं का जाल होता है, जो भोजन को अवशोषित करके शरीर के प्रत्येक कोशिका तथा अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। यहाँ इसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने, नए ऊतकों के निर्माण तथा पुराने ऊतकों की मरम्मत में होता है। बड़ी आंत, बिना पचा भोजन बड़ी आंत में भेज दिया जाता है, जहाँ अधिक संख्या में दीर्घरोम इस पदार्थ से जल का अवशोषण कर लेते हैं। अन्य पदार्थों का गुदा द्वार शरीर के बाहर कर दिया जाता है। इस वर्ज्य पदार्थ का बहिष्करण गुदा अवरोधिनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो बच्चों, जो भी हमारा मल होता है वो नियंत्रण के साथ ही बाहर निकलता है। मनुष्यों में दांत के प्रकार, एक वयस्क मनुष्य में 32 दांत पाए जाते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं: कृतनक, इंसिजर या केनाइन, उसके बाद प्रीमोलर और मोलर। दांत का क्षरण, मुख में कार्बोहाइड्रेट का पाचन लार के द्वारा शर्करा होता है, जिस पर जीवाणु क्रिया करके अम्ल बनाते हैं, जिससे इनेमल का मृदुकरण होता है, जिनकी जीवाणु खाद्य कणों के साथ मिलकर दांतों को चिपक कर दांत ब्लॉक कर देते हैं। जहां दांत ढक लेता है, इसे
नहीं हटाया गया तो मज्जा तक पहुंचकर जलन पैदा करता है। इस प्रकार दांतों का क्षरण शुरू हो जाता है। बच्चों, क्षरण मतलब कि उनका खत्म होना या घिसना दांतों का। अब श्वसन पर आते हैं। श्वसन पोषण के प्रक्रम के दौरान ग्रहण की गई खाद्य सामग्री का उपयोग कोशिकाओं में होता है, जिसमें विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन के विखंडन को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। श्वसन के प्रकार, तो श्वसन दो प्रकार का होता है, एक वायवीय श्वसन और एक अवायवीय श्वसन। बच्चों, वायवीय श्वसन वो श्वसन कोशिका द्रव में मौजूद कोशिका अंग माइटोकॉन्ड्रिया में पाइरूवेट के विखंडन ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है। इस अभिक्रिया को वायवीय श्वसन कहते हैं। परिणाम स्वरूप जल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा एटीपी में संचित हो जाती है। वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब हम दूसरे श्वसन के बारे में पढ़ें तो दूसरा श्वसन है अवायवीय श्वसन। कोशिका के कोशिकीय द्रव्य में ग्लूकोज का आंशिक विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एंजाइम की मदद से होता है। बच्चों देखिए, अवायवीय में ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है, है ना, मतलब ऑक्सीजन अनुपस्थित है। इसे ही अवायवीय श्वसन कहते हैं। परिणाम स्वरूप इथेनॉल, लैक्टिक अम्ल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। इसमें आंशिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड के 2 अणु बनते हैं। तो ये था हमारा अवायवीय और वायवीय श्वसन, और ये हमारा पार्ट 1 था इस लेसन का। बच्चों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि इसका आप पार्ट 2 भी देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।